विद्यार्थियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए 5वां सवाल करते हैं। यदि बिंदु 3, -2 x, 2 8, 8 समरेख हो तो x का मान सारणी का प्रयोग करके ज्ञात करना है। चूंकि तीनों बिंदु समरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? शून्य होता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख देते हैं x2 y21 x3 y31 = 0। 1/2 x1 का मान 3 है, y1 का मान 3 -2 1 x 2 1 8 8 1 = 0। 1/2 उधर जाके 0 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 -2 1 x 2 1 8 8 1 = 0। अब इसका विस्तार कर लेते हैं। फिर इसका विस्तार करेंगे तो 3 ये इससे गुणा होगा 2 - 8 2 -8 फिर माइनस सूत्र का और ये -2 फिर क्वेश्चन के अंदर क्या रहेगा x - 8 प्लस 1 ये इससे गुणा होगा 8x - 16 8x - 16 बराबर 0। सोल्व कर लेते हैं बच्चों। 3 गुणा माइनस का 6 ये +2 x प्लस के 16 देखिए +2 हो गया 2x +2 2 और 8 16 तो माइनस का 16 है और ये 8x - 16 = 0। ये हो गए -18 2x और 8x कितने हो गए 10x - 32 बराबर 0। 16 और 16 कितने हो गए 32 तो 10x 18 और 32 कितने होते हैं 50 बराबर 0। तो 10x बराबर 50 तो x का मान कितना आ गया 5। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ठीक है, बता लीजिए इसको, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 6। सारणिक प्रयोग से दो बिंदुओं 3, 1 9, 3 से गुजरने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है अगर तीसरा बिंदु ये हो तो। विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें दो बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, वो भी काय का प्रयोग करके? सारणिक का प्रयोग करके। तो एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है? वो भी सारणिक के रूप में x y और 1। क्लियर है? इसके बाद क्या आएगा x1 y1 और 1। यहाँ पर आ जाएगा x2 y2 और 1 और फिर यहाँ आएगा बराबर 0। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, x1 y1 1 x2 y2 और 1। ये किसका फॉर्मूला है? दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। चलिए रख देते हैं मान को। तो ये x1 कितना है 3, y1 कितना है 1 और फिर ये फॉर्मूले का 1 x2 9 y2 3 अब इसको सोल्व कर लेते हैं, विस्तार कर लेता हूं डायरेक्ट। x ये इससे गुणा होगा 1 ये इससे गुणा होगा 3 तो 1 - 3 ये -y ये 3 - 9 हो गया प्लस 1 3 3 9 -9 0। यहाँ आ गया माइनस का 2x 3 में से हो जाएंगे तो माइनस का 6 और इससे मिलके प्लस का 6y 9 में से 9 गए तो 0 तो वो तो हो गया पूरा ही 0
इसको -2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ x आ जाएगा और यहाँ माइनस का 3y = 0, यानी x बराबर 3y। ये तो आया है आपका दो बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा का समीकरण। इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा का समीकरण होगा ये। क्लियर है बच्चों? चेक भी करोगे तो 3 रखते 9 आ रहा है, 1 रखते 3 आ रहा है। क्लियर है? अब अगर तीसरा बिंदु ये हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? सारणिक रूप के अंदर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये होता है फॉर्मूला। तो रख देते हैं मान 1/2 x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, x3 y3 ये है। भाई ये तो x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। क्लियर है? अब 3 1 1 9 3 1 -2 -4 और 1। आगे सोल्व करते हैं तो 1/2 विस्तार जब इसका करेंगे 3, ये 3 + 4 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 9 + 2 + 1 और ये हो गया माइनस का 36 और ये माइनस का 6 यानी कि प्लस का 6 आएगा। क्लियर है? तो 1/2 ये हो गए 7 या 21 9 2 11 माइनस के 11 और 36 में से 6 जाएंगे तो माइनस का 30। तो 1/2 गुणा 11 और 30 41 हो गए, 41 21 माइनस 41। तो 1/2 गुणा 1 1 0 4 में से दोगे तो 2, तो 20 आ गए, माइनस का 20 तो माइनस का 10। कितना है? माइनस का 10। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, नहीं हो सकता, अतः इसको काय में मानेंगे प्लस में। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई होगा, प्लस में होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 आपका खत्म होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में अब आने वाले सवालों में हमारे रैखिक समीकरण आएंगे, उनके निकाय का हल हमें करना है। हमने 10वीं क्लास तक 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे और उनका ग्राफिक विधि से, प्रतिस्थापन से, विलोपन से, वज्रगुणन से, इनसे उनको हल किया था। 12वीं क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं सारणिक। तो सारणिक का प्रयोग करके हम पढ़ेंगे। ये जो पहला नियम है ये है क्रेमर नियम और दूसरा आएगा आव्यूह सिद्धांत की सहायता से। एक तो आप सारणिक के प्रयोग से करोगे और एक आप मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रयोग से करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा क्रेमर नियम। क्रेमर नियम के अंदर सबसे पहले हम करने जा रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण निकालने का हल। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है वो इस रूप का होता है। इसका व्यापक रूप a1x b1y = c1 और a2x + b2y = c2। बच्चों, 2 चर होते हैं x और y, तो समीकरण 2 बनती है और उन दोनों से हल होता है। अगर 3 चर होते हैं x, y और z, तो समीकरण 3 बनेगी और उससे हल होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो इस रूप का होता है। और अगर हम बात करें क्रेमर नियम से इनका हल क्या होगा, क्रेमर नियम से हल, तो हमें हल का जो फॉर्मूला है x, जो x आएगा वो आएगा del1/del और y का जो फॉर्मूला होगा वो del2/del। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। x बराबर del1/del और y बराबर del2/del। जहां ये डेल क्या होता है, ये डेल क्या होता है, तो डेल का जो फॉर्मूला बनेगा सारणिक रूप के अंदर, सारणिक के प्रयोग से कर रहे हैं हम। यहां पर हम कर रहे हैं सारणिक प्रयोग से। कैसे? सारणिक प्रयोग से। तो डेल का जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों वो बनेगा a1 b1 a2 और b2। यह आपका काय का फॉर्मूला आ जाएगा? डेल का काय का a1 a2 और b1 b2। फिर इसको सोल्व कर लेंगे, इसको इससे गुणा करके इससे गुणा करके कर लेंगे जब हम सवाल करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। del1 जब आपको करना हो तो
तो हमें क्या करना है, डेल 1, तो ये वाली लाइन A1 A2 नहीं आएगी, इस A1 A2 की जगह C1 C2 आ जाएगा, इस A1 A2 की जगह C1 C2 आ जाएगा, क्लियर। और यहां पर आ जाएगा B1, ये जाएगा। और जब आप डेल 2 निकालोगे तो A1 A2 तो आएगा लेकिन B1 B2 नहीं आएगा, तो फिर वहां क्या आएगा, वहां C1 C2 आ जाएगा, क्लियर है बच्चों। तो इस प्रकार से डेल का पता चल गया, डेल 1 का पता चल गया, डेल 2 का पता चल गया। और जब ये पता चल गए तो x का मान क्या होगा, डेल 1 बटा डेल का जो आंसर आएगा उसमें इसका भाग दे देंगे, डेल 2 का जो आंसर आएगा उसमें डेल का भाग दे देंगे, और हमारे पास x और y का मान आ जाएगा। इस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण करते हैं। इसके बाद में दो चर वाले रैखिक समीकरणों के लिए कुछ विशेष स्थिति है, और वो विशेष स्थिति क्या है वो देखो ध्यान से। पहला पॉइंट जो आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा कि यदि A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 हो, तो आपका जो निकाय है वो संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा, और उसका जो हल आएगा अद्वितीय होगा। यहां लिख देता हूं पहले में, अद्वितीय हल होगा, और निकाय जो है वो क्या होगा बच्चों, संगत होगा और स्वतंत्र भी होगा। निकाय क्या होगा, स्वतंत्र होगा, ठीक है। हल करने के लिए आपके पास स्वतंत्र है, अद्वितीय हल होगा, निकाय संगत होगा और स्वतंत्र होगा। कब होगा, जब A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। और दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि यदि A1 बटा A2 बराबर आ रहा हो B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं आ रहा, यहां तक तो बराबर आ गया लेकिन आगे जाके बराबर नहीं आया, तो आपके पास में कोई भी हल नहीं होगा, यानी कि उस निकाय का हल संभव ही नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो आप। और निकाय जो है वो असंगत होगा, निकाय क्या होगा, असंगत होगा। और तीसरा पॉइंट जो है आपका कि यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो, तो जो है आपके हल जो आएंगे वो अनंत होंगे। अनंत मतलब बहुत सारे हल निकल सकते हैं, और निकाय जो है यहां पर भी संगत होगा, यहां पर भी निकाय संगत होगा, परंतु स्वतंत्र नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, स्वतंत्र नहीं होगा। यहां और यहां में फर्क क्या है, यहां भी निकाय संगत है, यहां भी निकाय संगत है, लेकिन यहां तो स्वतंत्र है, लेकिन यहां स्वतंत्र नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्रेमर नियम दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक हल होगा, और इस प्रकार से हमें हल करना है। सवाल लेके हम करेंगे इसे बाद में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद में मैं आपको तीन चर वाले रैखिक समीकरण भी बता देता हूं। इसके बाद तीन चर वाले रैखिक समीकरण का भी देखते हैं। अब विद्यार्थियों, जब तीन चर होगा तो वो इस रूप में होगा, a1x b1y प्लस c1z बराबर d1 है, क्लियर। यहां पर a2x b2y c2z बराबर d2 आ जाएगा, ये d3 आ जाएगा, क्लियर है। ये इस प्रकार से तीन समीकरण हो गए। अब हल क्रेमर नियम से, हल क्रेमर नियम से क्या हल होगा कि x बराबर डेल 1 बटा डेल हो जाएगा, बहुत सिंपल है। y बराबर डेल 2 बटा डेल और z बराबर डेल 3 बटा डेल। जहां जो डेल होगा, ध्यान से समझना है, जहां डेल क्या होगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये हो गया। ये तो डेल हो गया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये तो आपका डेल हो गया। अब डेल 1 जब निकालेंगे ना तो ये लाइन हट जाएगी स्टार्टिंग की, डेल 2 निकालेंगे ये नहीं आएगी, डेल 3 निकालेंगे ये नहीं आएगी, और इनकी जगह क्या आ जाएगा, d1 d2 d3, d1 d2 d3। तो a1 कितना है, a1 यहां पर a1 नहीं आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों,
D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3 इस प्रकार से। और जब डेल 2 निकालोगे तो दूसरे नंबर वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या रहेगा A1 A2 A3 D1 D2 D3 C1 C2 और C3। और जब डेल 3 निकालोगे तो तीसरे नंबर वाला नहीं आएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3। क्लियर है? एक बार और देख लो। डेल के लिए तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 आया। डेल 1 के लिए ये लाइन हट जाएगी, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, इसकी जगह D1 D2 D3 आ जाएगा। और डेल 2 की जगह डेल 2 जब निकालेंगे तो A1 A2 A3 तो आएगा ही आएगा, लेकिन दूसरे नंबर का B1 B2 B3 हट जाएगा और वहां पर D1 D2 D3 आ जाएगा और बाकी C1 C2 C3 तो आएगा। और डेल 3 जब निकालोगे तो A1 A2 A3 आएगा, B1 B2 B3 आएगा, लेकिन जो तीसरे नंबर वाला C1 C2 C3 है उसकी जगह D1 D2 D3 आ जाएगा। इस प्रकार से तीन चर वाले रैखिक समीकरण को क्रेमर नियम से हल करना है प्यारे विद्यार्थियों। एक चीज का ध्यान रखना कि सर अगर समीकरण इस रूप में आया 2x + 3y = 2, तो यहां पर a1 का मान 2 होगा, b1 का मान 3 होगा, सर c1 का मान क्या होगा? तो विद्यार्थियों इस जगह c1 का मान 0 होगा, ये ध्यान रखना है, c1 का मान 0 होगा। अगर ऐसा आया तो c1 का मान -2 होगा, लेकिन d1 का मान 0 होगा। क्लियर है? तो जहां पर x का गुणांक a1 होगा, दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 होगा, और अगर x है ही नहीं ना उस रूप में तो फिर वहां 0 होगा। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। क्लियर है? बाकी सवालों से तो हम करेंगे इसे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर मैं इसके आगे भी आपको पढ़ा सकूं। तो विद्यार्थियों इसके अंदर भी विशेष स्थिति है। अभी हमने 3 समीकरण का पढ़ा, अब उसमें भी विशेष स्थिति है। क्या है? अब यहां पर देखो, यहां पे हम डेल अगर 0 आ जाएगा, मान लो स्टार्टिंग का डेल ही 0 आ गया, तो हम जानते हैं कि x = डेल 1 बटा डेल फॉर्मूला रखते हैं, तो डेल अगर 0 आ गया आपका, अगर डेल 0 आ रहा है तो उसकी बात कंडीशन अलग है। लेकिन मैं कहूं कि डेल नॉट 0 होना चाहिए, डेल 0 नहीं होना चाहिए, तभी आप हल कर पाओगे, क्योंकि फॉर्मूला x = डेल 1 बटा डेल है ना। अगर ये 0 आ गया तो ये अनंत हो गया, तो फिर हम हल ही नहीं कर पाएंगे x का, अनंत है ना, हल ही नहीं होगा। तो देखना बच्चों, क्या कह रहा हूं मैं कि अगर डेल 0 के बराबर नहीं आए तो ये आपका हल अद्वितीय होगा, अद्वितीय हल होगा, और निकाय क्या होगा? संगत होगा। डेल 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट कि सर अगर डेल 0 हो गया तो डेल 0 हो जाएगा, अब डेल 0 हो गया, अब डेल 1 भी 0 हो गया, डेल 2 भी 0 हो गया, डेल 3 भी 0 हो गया। सर ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, मतलब सारे 0 आ रहे हैं, मतलब सारे 0 आ रहे हैं ना, तो क्या होगा? निकाय असंगत होगा, निकाय संगत होगा सर, और हल जो होंगे उसके अनंत होंगे। देखो निकाय संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। निकाय संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है। अगर तीनों 0 है और ये भी 0 है तो निकाय आपका संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है, और जो हल होंगे ना वो अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत क्या होंगे? अनंत हल। क्लियर? लेकिन तीसरी कंडीशन क्या कहती है विद्यार्थियों कि यदि डेल 0 तथा डेल 1, डेल 2, डेल 3 में से कोई भी अशून्य हो तो डेल 0 आ रहा है, यहां तो तीनों 0 आ गए, लेकिन यहां पर अगर कोई सा भी अशून्य आ जाए, एक भी, कोई एक भी, या तो ये आ जाए या ये आ जाए या ये आ जाए, अशून्य मतलब 0 नहीं आएगा, या 2 भी आ जाए,
निकाय असंगत होगा तथा निकाय का कोई हल नहीं हो। ये ध्यान रखना है। तो ये इस विशेष स्थिति, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम अब पढ़ते हैं दूसरा नियम। तो विद्यार्थी दूसरा पॉइंट, आव्यूह सिद्धांत की सहायता से। तो इसके अंदर आपको जो समीकरण मिलेगा ना, ये क्या है आपका मैट्रिक्स के रूप में है। अब मैट्रिक्स का जो रूप है ना वो a11x, आपको ऐसे बनाना है पहले, ठीक है। a11x जैसे मान लो 2x है तो ये a11 2 का मान हो जाए, a11x a12y a13z इज इक्वल टू b1। यहाँ b1 आएगा। क्लियर है बच्चों? a21x a22y a23z बराबर b2, a31x a32y a33z बराबर b3, ठीक है। यानी कि आपका जो होगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये मैट्रिक्स रूप हो गया। अब यहाँ 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 3 हो, तो a11 का मान हो जाएगा इसका गुणांक, ये 12 हो गया। तो यहाँ पर मान रख देंगे ऐसे मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। सारणी के अंदर a1 a2 a3 चलता है, मैट्रिक्स के अंदर 11 12 13 चलता है, 21 22 23 31 32 33, क्योंकि यहाँ रो और कॉलम की बात होती है। ये पहले रो और पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, इस टाइप से होगा। और यहाँ x y और z, और यहाँ b1 b2 और b3। और विद्यार्थियों इनको हम बोलेंगे a, इसको बोलेंगे x और उसको बोलेंगे b। ax बराबर b, जहां जो x का मान आएगा वो आपका a इनवर्स b होगा, ये वाला। क्लियर है? तो x का मान निकालने के लिए आप क्या करो, a इनवर्स b निकाल लोगे। अब a इनवर्स कैसे निकालते हैं, हमने इससे पहले वाली प्रश्नावली के अंदर पढ़ा था। a इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन a सारणी। क्लियर? तो वो हम सवाल करेंगे जब आपको बताएंगे सही। यहां पर आपको पॉइंट लिखना है, नोट लगा के। क्या लिखना है कि यदि मोड a का मान 0 नहीं हो, ध्यान रखना, मोड a का मान 0 नहीं हो तो a इनवर्स विद्यमान होगा। a इनवर्स विद्यमान होगा तो x का आंसर निकल जाएगा आपका। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सर अगर a मोड 0 आ गया तो फिर विद्यार्थियों a इनवर्स विद्यमान होगा ही नहीं, विद्यमान नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो निकाय का हल भी नहीं होगा, तो निकाय का हल नहीं होगा। ध्यान रखना है भाई। अगर ये जो समीकरण दी ना 3, अरे समीकरणों के अंदर हमें अगर a इनवर्स विद्यमान है, अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो फिर आप a इनवर्स करके और फिर इसको निकाल सकते हैं। b, ये b1 b2 b3 यहां से। क्लियर? इस मैट्रिक्स को जब आप सोल्व करोगे, इसको और इसको x बराबर a इनवर्स b, यहां पर जब मान रखोगे b की जगह b1 b2 b3, इस तरह से है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसके बाद में इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और इसके बाद में नेक्स्ट इस बेसिक के बाद में हम सवाल करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।